हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, कुछ ही समय पहले राहुल सर ने हमारे इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीरीज का नाम ही है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, मिक्स सीरीज उन्होंने कहा था और उसकी शुरुआत की थी बच्चों। इस सीरीज में कई सारे चैप्टर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक टीचर अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा है। आप लोगों ने मैथ्स के कुछ इसी सीरीज के ऊपर लेक्चर वीडियो देखे होंगे जहां पर आपको नौशाद सर ने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए होंगे, राहुल सर ने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए होंगे बच्चों। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले क्यों पीछे रहे बच्चों? बायोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को मैं इस सीरीज से शुरू कर रहा हूं। सही है, स्टार्ट करें फर्स्ट लेसन से। सबसे पहले लेसन का नाम हमारा है रिप्रोडक्शन ऑफ लोअर एंड हायर प्लांट्स। सही है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, साथ ही के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। सही है, देखो जितनी मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है मैं आपको समझाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पिछले ईयर्स में रिपीट हुए हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज उतने क्वेश्चंस को आप कृपया करके पढ़ के जाइएगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्हीं के लिए होता है, उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इन द सेंस मतलब पढ़ाई करते तो हैं बट इतने अच्छे तरीके से नहीं करते। अगर आप मान लो आपने पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या जरूरत? अगर उस चैप्टर में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। सही है, बट अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसकी अभी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं बच्चों, फेब में फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ फेब से ही आपके एग्जाम है। सही है, तो बच्चों आपके एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, आपके गिन चुन के 1 महीना बचा हुआ है आपके पास और काफी बड़ा सिलेबस है कवर करने के लिए। अगर आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी से नहीं हुई है, आपको लग रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सही है, इतने क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप मोर एंड मोर 60% या 60 to 70% स्कोर कर सकते हो। सही है, मेरा कहना यह है कि आप 90% क्यों नहीं स्कोर कर सकते? ये भी तो आप पूछ रहे होगे कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, हम 90% स्कोर कर लेंगे, 100% स्कोर कर लेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। देखो बच्चों, ऐसा पॉसिबल किसी भी टीचर के लिए मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर कोई टीचर कह भी रहा है तो मेरे हिसाब से वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी टीचर क्वेश्चन पेपर नहीं बना रहा जो यहाँ पे है एक्चुअली में, जो यूट्यूब पे वो क्वेश्चन पेपर नहीं फॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन पेपर आपके महाराष्ट्र स्टेट में कुछ काउंसिल ऑफ मेंबर्स हैं वो बनाते हैं, तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या आने वाले उन्हीं को पता है। सारे टीचर्स अपनी तरफ से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो पहले साल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, वही देंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन जो मैं दूंगा वो हर एक क्वेश्चन एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पता क्वेश्चन वही हो बट उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया हो, लिखने का तरीका चेंज कर दिया हो, इंग्लिश थोड़ी सी चेंज कर दी हो, बट उसका आंसर सेम हो। सही बात है, तो इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूं। सही है, आप सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं हो सकते। पहली बात, अगर आपको 90% स्कोर करना है तो आपको चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरे चैप्टर्स को पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड यू बिलीव इन द कोट लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अगर आपको कुछ मार्क्स चाहिए तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए है। और साथ ही में जो बच्चे अच्छे से पढ़ भी चुके हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो लोग भी इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हेल्प जरूर से होगी। सही है, तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। ठीक है, एज इट इज भी आ सकते हैं, इनका फॉर्मेट भी चेंज होगा। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों वो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते, इसी क्वेश्चन में से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते। सही है, तो अगर आप बड़े क्वेश्चन एक बार याद करते हो किसी भी एक टॉपिक का, तो उस क्वेश्चन में या फिर उस टॉपिक में से आपके छोटे क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाते हैं ऑलरेडी। सही है, तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर था बच्चों जो मैं आपको बताना चाहता था। सही है, सो विथ दिस लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं एक छोटा सा प्यारा सा सीरीज जो कि चलेगा सिर्फ 1 महीने तक, 1 महीने या 10 दिन तक चलेगा, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। हम सारे टीचर्स मिलकर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की। आप सभी को पता होगा मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं इसी चैनल पर। कई सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं, कई सारे चैप्टर्स बचे हुए। सही है, तो क्योंकि देखो चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, मुझे 10-10, 12-12 लेक्चर्स बनाने पड़ रहे हैं। मेरा एक लेक्चर 1 घंटे का बनता है, तो इतने सारे लेक्चर्स बनाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, क्या कर सकते। ठीक है, तो बच्चों आपको पहली बात तो ये बता दूं कि आप लोग का लाइव रिवीजन भी होगा। हम लोग लाइव रिवीजन भी शुरू करेंगे, राहुल सर ने बताया आप लोग को लाइव रिवीजन भी आपका शुरू होगा, जहां पर हम पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। 12th बायोलॉजी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट की है 2 बार,
2 बार मैंने पूरा का पूरा 12th बायोलॉजी पढ़ाया हुआ है। कहां पर? एक तो इसी चैनल पर जहां पर आप देख रहे हो JR कॉलेज पर, यहां पर आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में बायोलॉजी की प्लेलिस्ट खोल सकते हो, वहां पर हर एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तकरीबन 100 के ऊपर ही वीडियोस है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है, एक बार चेक कर लेना जाके। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। साथ ही साथ सेकंड जो फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था JR ट्यूटोरियल, जो हमारा मेन चैनल था बच्चों, वहां पर भी मैंने 12th बायोलॉजी कंप्लीट की थी। सही है, शायद एक लेसन रह गया था लास्ट वाला, शायद मेरे हिसाब से, बट मैंने हर सब कुछ वहां पे कंप्लीट किया था। सही है, तो पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी आप लोग को ये सारी चीजें, इसलिए मैं सब कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से आप फ्रेम करोगे, उन बातों में हम लोग उन चीजों पे हम लोग बातें करेंगे। सही है, ठीक है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, पहली बात, ठीक है, मेरी वीडियोस काफी बड़ी होती है पहली बात तो मैं ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगा इस क्वेश्चन सीरीज में। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट की वीडियो होगी, उससे ज्यादा वीडियो बड़ी मैं बनाने नहीं वाला। सही है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, जो भी मैं चीजें समझाऊंगा वो एंड तक देखेंगे। कुछ डायग्राम्स भी बनाऊंगा मैं, वो भी कैसे बनाना है वो आप देखेंगे। सही है, एक्चुअल में होता क्या है कि ज्यादातर टीचर्स जो है वो क्या करेंगे, मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, बट वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बुक में डायग्राम दिया गया उसे एज इट इज यहां पर डाल देते हैं। मैं भी कभी कभी करता हूं, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करूंगा, उस डायग्राम को खुद से हाथों से बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि उस डायग्राम को एक्चुअली शुरू कहां से करना है बनाना और एंड कहां पे करना है, किस तरीके से उस डायग्राम को फॉर्म करना है। मेरा डायग्राम वैसे इतना अच्छा है नहीं, मेरा डायग्राम थोड़ा सा खिचड़ी बच जाता है, बट मैं कोशिश करता हूं बच्चों कि आपको हर एक डायग्राम अच्छे से बनाकर दिखा सकूं। सही बात है, ठीक है बच्चों। सो विद दैट बीइंग सेड, ज्यादा बड़बड़ हो चुकी है, ज्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे बच्चों, और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है पढ़ते टाइम पे, पढ़ रहे हो, लाजमी है बच्चों, अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको डाउट आ सकता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पर आप मुझे मैसेजेस भेज सकते हो, अपने जो भी डाउट्स हैं उनको भेज सकते हो। बस रील मत भेजना, बहुत सारे बच्चे रील्स भेजते हैं मुझे, फिर बोलते सर आप हमको रिप्लाई नहीं करते। अरे हम कैसे रिप्लाई करें, आप हमको रील्स भेज रहे हो, ठीक है। सो प्लीज बच्चों थोड़ा सा बिहेवियर मेंटेन करके रखना, ठीक है। बाकी आप अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचा सकते हो। कई सारे बच्चों के मैंने डाउट्स क्लियर करवाए हैं और मैं करवाता आया हूं। सही है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मैं रोज रेगुलर बेसिस पे मैं रिप्लाई करता हूं, उनको मैसेजेस पहुंचाता हूं। तो आपको भी कोई डाउट है तो आप बच्चों आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है जो कि मैंने यहां पर मेंशन की है, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को सबसे पहले लेसन के साथ। सबसे पहले लेसन का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ लोअर एंड हायर प्लांट्स। हमें बात करनी है रिप्रोडक्शन की, किसमें? लोअर एंड हायर प्लांट्स में बात करनी है। ये जो पहले 2 लेसन है ना रिप्रोडक्शन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मार्क्स ये कैरी करते हैं, 6 मार्क्स कैरी करते हैं ये। सही है, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, इसके ऊपर से बड़े वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए जानबूझकर मैंने जो आज क्वेश्चन लेकर आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं वो क्वेश्चन थोड़े से बड़े मार्क्स वाले हैं। कम से कम 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के फॉर्म में आपको ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इन्हीं क्वेश्चंस के बीच बीच में कभी कभी कोई एमसीक्यूज मतलब एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ योर फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज के फॉर्म में, ठीक है, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को, क्वेश्चन सीरीज को। चलो बात करते हैं बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन की। डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही क्वेश्चन है, अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब टीएस ऑफ एंथर, या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर एंड डिस्क्राइब ट्रांसफर, व्हाट इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। एक ही क्वेश्चन को बड़े अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, समझ लो। बायोलॉजी है बच्चों, बायोलॉजी को मतलब आप एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछ सकते हो, और एग्जामिनर करेगा ये चीज। वो तो चाहेगा कि यार बच्चे थोड़ा सा ट्रिकी हो, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड हो, सही है, उनको समझ में आना चाहिए क्या पूछा गया। सो मैंने तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी वे में पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। इस बात की थोड़ी सी ध्यान आपको रखना है, ये ध्यान आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, सही बात है, ठीक है। चलो पूछा क्या गया है बच्चों? डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना कैसे? देखो ये तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, बट यहां पे वर्ड दिया गया है बच्चों डिस्क्राइब, सही है। तो मतलब आपको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, सिर्फ डायग्राम बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने से काम नहीं चला गया। अगर सिर्फ दिया गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ये दिया गया तो आप स्ट्रक्चर बना सकते थे, ज्यादा मार्क्स के लिए दिया गया तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर सकते थे। 1 या 2 मार्क्स के लिए अगर कोई डायग्राम आता है तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, सही है। तो यहां पे बच्चों आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आखिरकार एंथर है क्या,
सही है। एंथर आपको बताना पड़ेगा, एंथर इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेमन, ठीक है, स्टेमन का पार्ट होता है, स्टेमन के दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट, सही है, बीच में कनेक्टिव होता है। तो आपका जो एंथर है इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेमन एंड इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर आप लोग को मैंने पढ़ाया। देखो पहली बात, एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं पढ़ाने नहीं वाला हूं आपको, ये पढ़ाने वाला वीडियो नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया है, लेक्चर बाय लेक्चर, लंबे लंबे वीडियोस मैंने बनाए हैं, एक एक चीज डिटेल में बताई है, एक एक स्ट्रक्चर डिटेल में बताया। यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए खड़ा हूं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और आंसर फ्रेम कैसे करना है, बस यही बताने के लिए खड़ा हूं, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या बातें होने वाली है बच्चों। तो डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देना है दैट एंथर इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेमन एंड स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। सही बात है, ठीक है। फिर एंथर हैज 2 लोब्स एंड ईच लोब, ऐसा आप लिख सकते हो, एंथर हैज 2 लोब्स, इसीलिए इसको हम लोग बायलोब्ड एंथर बोलते हैं, हेंस इट इज नोन एज बायलोब्ड एंथर। 2 लोब होते हैं बच्चों इसके अंदर, और हर लोब में 2 थीका होते हैं, तो मतलब डायथीकस, तो मतलब डायथीकस होता है, मतलब एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, तो डायथीकस, समझ रहे हो, ठीक है। तो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग, एवरीथिंग बिकॉज आपको डिस्क्राइब करना, सही है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मतलब मैं आंसर सिर्फ आपको शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं, बाकी आपको आंसर तो खुद ही से लिखना है, सही है। उसके लिए आपके पास डाइजेस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, आंसर की होती है, सही है। सो क्वेश्चन क्या है बच्चों, एंथर, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एंथर इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है बच्चों, स्टेमन का पार्ट है, स्टेमन, एंड दिस स्टेमन इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, लिख सकते हो आप लोग खुद से, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट यहां पे लिख लेना आप लोग। फिर दूसरा क्या लिखोगे बच्चों आप लोग, एंथर हैज 2 लोब्स, एंथर हैज 2 लोब्स, 2 लोब्स होते हैं बच्चों एंथर के पास, हेंस एंथर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायलोब्ड स्ट्रक्चर, एंथर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायलोब्ड स्ट्रक्चर। मैं सिर्फ यहां पे लिख दे रहा हूं बायलोब्ड स्ट्रक्चर, सही है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर, सही बात है, क्योंकि एंथर को बायलोब स्ट्रक्चर। अब ईच लोब, हर लोब बच्चों, ईच लोब, तीसरा पॉइंट, ईच लोब कंटेन 2 थीका, 2 क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, थीका प्रेजेंट होते हैं, हेंस हर लोब को आप डायथीकस कहोगे, इसीलिए हर लोब को आप क्या कहोगे, डायथीकस, सही बात है। स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। तो हर लोब का क्या कहोगे, डायथीकस, ठीक है। और ये 2 ऐसा मत लिखो, मैंने लिख दिया 2, जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो आप ऐसा 2 लिखो, सही है। तो 2 थीका, हर में सब में 2 थीका होता है, हेंस एवरी लोब इज कॉल्ड एज डायथीकस। 3-4 पॉइंट आपने लिख दिए, और 1-2 पॉइंट एडिशनली आप लिख दो, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और आपको कुछ नहीं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद जो जो चीज आपने स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन की है, जो जो लेबलिंग आपने स्ट्रक्चर के अंदर बनाई है, वही चीज को बस एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना है। स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, आ जाओ, एक स्लाइड लेते हैं। कैसा होता है बच्चा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ होता है, देखो काफी समय हो गया है बायोलॉजी पढ़ा है बच्चों, ऐसा कुछ होता है, आपको पता है, मेरे को बहुत समय हो गया बायोलॉजी पढ़ा है, वो भी 12th स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों में, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बच्चों आपका लोब है, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, हर लोब 2 अलग अलग थीका में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे 4 थीका है, एक लोब में 2 थीका, यहाँ पे 2 थीका, यहाँ पे 2 थीका, तो इसके पास कितने थीके, मतलब टोटल एंथर में कितना थीका होते हैं बच्चों, 4 थीका प्रेजेंट होते हैं, टोटल एंथर में कितने थीके होते हैं, 4 थीका। समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हर थीका में, तीखा बोल रहा हूं, सॉरी, हर थीका में एक ऐसा छोटा सा एरिया प्रेजेंट होगा, यहां पर ऐसा छोटा सा एरिया प्रेजेंट होगा बच्चों, इस छोटे से एरिया को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम, दैट एरिया, अरे भाई सिलेक्ट हो जा, दैट एरिया, दिस एरिया इज नोन एज स्पोरेंजियम, सही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, सही है। और इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। अब जरा आप मुझे बताओ, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं, सही है। तो मतलब इसके अंदर बच्चों ऐसे ग्रुप ऑफ बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, सेल, ग्रुप ऑफ सेल, एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल इज नथिंग बट अ टिश्यू,
क्या नाम है इस टिश्यू का? इसका नाम है स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, इस टिश्यू का नाम क्या है? स्पोरोजीनियस टिश्यू। सही है, समझ में आई बात? ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है एपिडर्मिस की। सही है, एपिडर्मिस के बाद क्या आता है? मिडल लेयर। सही है, फिर उसके बाद आते हैं एंडोथीशियम। यही है ना? एक मिनट चेक करने दो, कभी कभी ना मैं भी गलत हो जाता हूं। है बच्चों, बायोलॉजी पढ़ा बहुत टाइम हो गया ना। यस यस यस, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ये देखो, ये लिख दूं यहाँ पे, दिस इज एपिडर्मिस। सही है, फिर ये जो लेयर है थोड़ी मोटे मोटे सेल्स की, दिस इज मिडल लेयर। मिडल लेयर, सही है। फिर मिडल लेयर के अंदर एक और सेल की लेयर है, ऐसे लंबे लंबे मोटे मोटे सेल्स है, दिस आर द सेल। इनको हम लोग कहते हैं बच्चों एंडोथीशियम। इनका नाम क्या है? एंडोथीशियम। समझ में आ रहा है? एंडोथीशियम। तो ये 3 लेयर होती है आपके स्पोरेंजियम के बाहर। अच्छा, एक और लेयर होती है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर एक और ऐसे लेयर होती है, रुको दूसरा कलर लेने दो। कौन सा कलर लें? कलर का बहुत दिक्कत है बच्चों, चलो ये कलर लेते हैं। ऐसा एक और लेयर यहां पे होती है बच्चों, एंड दिस लेयर इज बाइन्यूक्लिएटेड। बाइन्यूक्लिएटेड मतलब इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। दिस लेयर ऑफ सेल इज बाइन्यूक्लिएटेड, मतलब इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे। इस चीज को हम लोग कहते हैं टैपेटम। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टैपेटम। सही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टैपेटम। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और क्या है, बस खत्म, इतना ही स्ट्रक्चर। अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर में बनाया, यही थोड़ी थोड़ी चीजें आप यहां बना दो। यहां पे थोड़ा सा टैपेटम दिखा दो, यहां पे थोड़ा सा टैपेटम दिखा दो, मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंप्लीट सा कर दो। बस मैंने आपको नेमिंग इतना ही नेमिंग है। अब ये जो नेमिंग मैंने आपको बताई है बच्चों, इसी नेमिंग को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको क्या करना है? एक्सप्लेन कर देना है। जैसे देयर इज अ स्मॉल चेंबर नोन एज स्पोरेंजियम। सही है, इनसाइड द स्पोरेंजियम देयर इज अ टिश्यू नोन एज स्पोरोजेनियस टिश्यू, और यही स्पोरोजेनियस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है बच्चों मेल गैमेट के फॉर्मेशन में। यही चीज आपको इंग्लिश में लिखनी है। सही है, बायोलॉजी सिर्फ कहानी है बच्चों। बायोलॉजी इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इतना प्यारा सब्जेक्ट है, जिसमें सिर्फ आपको अगर स्टोरी पता है ना, तो आप सब कुछ अपने हिसाब से लिख सकते हो। कोई भी टीचर आपका मार्क्स नहीं काट सकता अगर आपकी स्टोरी सही है तो। कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि जोधा अकबर की कहानी लिख दे, ऐसा नहीं करना है। सही है, तो आपको मेन उस अपने टॉपिक से स्टिक रहना है, और आप अपने हिसाब से भी लिखोगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ओके, ठीक है, चलो। तो समझ में आ गया बच्चों ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में मार्क किया है। आपको डायग्राम में इसी तरीके से डायग्राम बनाना है अपने बुक में, अपने बोर्ड के पेपर में, अगर ये क्वेश्चन आया तो। एंड जो भी चीज यहाँ पे आपने बताई है, बस उसी को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देना है। ऑलमोस्ट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, 5 नेमिंग है। 4 नेमिंग इनफ होता है किसी भी डायग्राम में, 4 नेम इनफ होता है 2 मार्क्स के लिए। सही है, और 1 मार्क्स आपके डायग्राम का होता है। 3 मार्क्स का डायग्राम आता है अगर डायग्राम सिर्फ आया तो। सही है, तो बच्चों इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव दे दो। इसकी आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। The center layer is called as middle layer. The inner layer is endothecium. On the wall of the sporangium there is a layer called as tapetum. Tapetum is binucleated. बस यही सब लिखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव वे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्राइब। सो डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों। समझ में आ गई बात? चल आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे हम लोग करने वाले, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा क्योंकि मैं पढ़ाने नहीं आया हूं यहाँ पे। पढ़ाया मैंने 2 बार आपको ऑलरेडी है, 2 बार मैंने चीजों को पढ़ा कर रखा हुआ है। तो अगर आपको पढ़ना है, वैसे अभी टाइम नहीं है पढ़ने का, ये कोई समय नहीं है, आपके एग्जाम्स काफी नजदीक है, फिर भी आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है 2x पे, आप जाके रिवीजन कर सकते हो उन वीडियोस से। और आपका रिवीजन सीरीज भी हम लॉन्च करेंगे। सही है, जहां पर हम हर एक चैप्टर रिवाइज कराएंगे आपका 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। तो वो उसके लिए भी वेट करना। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सही है, तो ये क्वेश्चन आ गया। एक्चुअल में ना मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मेल गैमेटोफाइट या
फीमेल गैमेटोफाइट, पर चांसेस ज्यादा मेल गैमेटोफाइट के होते हैं, इसलिए मैंने यहां पे मेल गैमेटोफाइट लिखा। एक्चुअल में 70% चांस होते हैं कि आपका मेल गैमेटोफाइट पूछा जाएगा। क्या हो गया? हाँ, 70% चांस होता है बच्चों कि आपको मेल गैमेटोफाइट पूछा जाएगा, 30% चांस होता है कि फीमेल गैमेटोफाइट पूछा जाएगा, बट देयर इज अ चांस। तो फीमेल गैमेटोफाइट भी पढ़ो और मेल गैमेटोफाइट भी पढ़ो, पर ज्यादा चांस होता है मेल गैमेटोफाइट के आने का। सही है। तो डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो अभी ये आया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, क्या पता क्वेश्चन ऐसा पूछ दे आपसे कि एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, क्योंकि इसी स्टेप को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस भी कहते हैं। इसी स्टेप को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस भी कहते हैं, समझ रहे हो? तो एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, गिव इन डिटेल या फिर एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, हाउ द माइक्रोस्पोर फॉर्म इन द मेल गैमेटोफाइट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। सही है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा क्या गया है, मेरा आंसर क्या होगा। इन तीनों जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी बताया ना, सबका आंसर सेम है। सब में आपको वही चीज एक्सप्लेन करनी है, आपको डायग्राम थोड़ा सा बनाना है, एक्सप्लेनेशन देनी है आपको, बस यही है, सब कुछ वही है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड रहना है, दिमाग चलाना है। सही बात है, ठीक है, चलेगा। क्या है बच्चों मेल गैमेटोफाइट, कैसे बनता है? देखो अभी मैंने आपको बताया स्पोरेंजियम था, स्पोरेंजियम के अंदर क्या थे? स्पोरोजेनियस टिश्यू। स्पोरेंजियम के अंदर यहां पर क्या भरे हुए थे? स्पोरोजेनियस टिश्यू। इस स्पोरोजेनियस टिश्यू के एक सेल को, मान लो इसका ये वाला सेल मैंने बाहर निकाल लिया, दिस इज कंप्लीट, एक सेल को मैंने बाहर निकाल लिया। दिस वन सेल, सिंगल सेल इज नोन एज एमएमसी। एमएमसी इसका मतलब क्या है बच्चों? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब ये क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। नाउ दिस सेल इज 2n, मतलब डिप्लॉयड नेचर का होता है बच्चों। कैसा होता है? डिप्लॉयड नेचर का। ये सबसे पहले करता है मियोसिस। क्या स्पेलिंग है? स्पेलिंग बोले, बायोलॉजी पढ़ाना बन गया ना, स्पेलिंग सब नहीं याद आ रहे। क्या स्पेलिंग है मियोसिस की? पता नहीं। मियोसिस, चलो आपको पता है ना, ये मियोसिस करेगा बच्चों। मियोसिस करने का आपको पता है, एक सेल मियोसिस करता है तो 4 सेल बनते हैं, तो यहाँ पे 4 बनता है ऐसे। पहले इनिशियली ये 4 सेल अलग नहीं हो पाते, यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है, पर इनिशियली बच्चों ये 4 सेल अलग अलग नहीं हो पाते। इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? माइक्रोस्पोर टेट्राड। सही है। फिर कुछ टाइम बाद बच्चों टेट्राड अलग हो जाते हैं, 4 अलग अलग सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। इस एक सेल को आप क्या कहोगे? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यहीं पे, अगर सिर्फ माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन पूछा गया है तो यही है, ये आपका माइक्रोस्पोर है। बट दिस इज नॉट मेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा। तो अब यहां से इसका माइटोसिस शुरू होगा। क्या शुरू होगा बच्चों? माइटोसिस। ठीक है, आ जाओ। ओके, यहां पे मान लो एक सेल है, ये आपका माइक्रोस्पोर है। ये सब कहां चल रहा है? स्पोरेंजियम में चल रहा है, माइक्रोस्पोर है। ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा बच्चों? माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस। बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। सही बात है। इसमें क्या होता था, मैंने आपको सिखाया है, स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। इसमें क्या होता है बच्चों? दो माइटोसिस में हमेशा 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे भी 2 सेल बनेंगे, बट एक सेल बड़ा बनता है और एक सेल छोटा बनता है। 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, 2 सेल, एक सेल बड़ा बनता है और एक सेल छोटा बनता है। सही है, सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना है माइटोसिस के बाद। आफ्टर दिस यहां पर बच्चों इसके ऊपर 2 कवरिंग लगती है, एक इंटाइन की और एक एक्साइन की। इंटाइन और एक एक्साइन। सही है। जो इंटाइन की कवरिंग है, 2 कवरिंग लगती है, सुनो, 2 कवरिंग लगती है बच्चों यहां पर। एक कवरिंग है इंटाइन और दूसरी कवरिंग है एक्साइन। सही है। ये जो इंटाइन वाली कवरिंग है, कवरिंग नहीं, कुछ भी बोल रहा हूं मैं, इंटाइन वाली कवरिंग है, ये वाली जो कवरिंग है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटाइन। ये बनती है बच्चों सेलुलोज और पिक्टिन से। किससे? सेलुलोज प्लस पिक्टिन से। सही बात है, पिक्टिन, पिक्टिन से। बट ये जो बाहर वाली कवरिंग है इंटाइन एक्साइन वाली, ये वाली जो कवरिंग है एक्साइन वाली, ये जो कवरिंग है बच्चों एक्साइन की कवरिंग, ये बनती है स्पोरोपोलिनिन से। किससे? स्पोरोपोलिनिन। समझ रहे हो? और स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चों, जिसको दुनिया में कोई भी एसिड या कोई भी एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। कोई भी एसिड या कोई भी एंजाइम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, जिसके वजह से ये सेल प्रोटेक्टेड रहते हैं। आपको पता है 10-10 हजार साल पुराने, इसको हम लोग पोलन ग्रेन बोलेंगे ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
पोलन ग्रेन, तो आपको पता है 10-10 हजार पुराने भी पोलन ग्रेन आज भी जर्मिनेशन करवा सकते हैं, इतने मतलब उनके पास कवरिंग। तो अगर ये टूटेगा ही नहीं, सवाल ये है बच्चों, अगर ये टूटेगा ही नहीं तो कैसे ये पॉलिनेशन आगे करेगा बच्चों? इसका सिंपल सा तरीका है बच्चों, इसका नेचर ने इसका भी तरीका ढूंढा है। इस पोरोपोलिनेन में ना छेद होते हैं छोटे छोटे, ये इसमें ऐसे छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, छेद यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। इस छेद को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म पोर। ये जो छेद दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जर्म पोर। सही बात है। ये बना बच्चों आपका पोलन ग्रेन। कभी कभी ऐसे पूछ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन बताओ। अभी भी मेल गैमेट नहीं बना। मेल गैमेट बच्चों इसका ये देख रहा है, ये अंदर वाला जो सेल है वेजिटेटिव सेल, फिर ये वाला जो सेल है ये जनरेटिव सेल। सही है। होगा क्या? ये देखो, ये वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव, ये जनरेटिव सेल इसका वापस माइटोसिस होगा। इसका क्या होगा? वापस माइटोसिस। तो जब ये माइटोसिस करेगा तो वापस अंदर दो सेल बनाएगा। वापस अंदर क्या बनाएगा? देखो, वेजिटेटिव सेल नहीं करता, वेजिटेटिव सेल आपका फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब आगे माइटोसिस नहीं करता, बट आपका जनरेटिव सेल माइटोसिस करता है और आगे दो सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ये एक सेल और ये एक सेल। ये दोनों सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। समझ रहे हो? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मेल गैमेट। क्लियर है? या फिर मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट ये है जिससे गैमेट बनता है। क्लियर है? क्लियर है। तो यही आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है और थोड़े से एक्सप्लेनेशन। जितने पॉइंट्स मैंने आपको हिंदी में समझाए, गिर गया फिर से, जस्ट अ सेकंड। जितने पॉइंट्स बच्चों मैंने आपको हिंदी में समझाया उसको आपको अंग्रेजी में लिखना है। बस आप 12वीं में, इतनी अंग्रेजी तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। लिखो आराम से। तीसरा क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ एनी टू बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन अलोंग विद देयर अडेप्टेशन। तो ये भी बहुत आसान एग्जांपल है। मतलब आपको क्या देना है? आपको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पता है, जो पॉलिनेशन करवाते हैं। सही है, उनको हम लोग बोलते हैं ना एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। दो प्रकार के एजेंट्स होते हैं, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। तो हमें किसके बारे में पूछा गया बच्चों? बायोटिक एजेंट, क्योंकि बायोटिक एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोटिक एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बर्ड वाला एजेंट्स है। ठीक है, एक बर्ड्स आपके ये करते हैं। माइक का क्या दिक्कत है यार? ठीक है, आवाज आ रही है ना? आई होप आ रही होगी। तो बच्चों एक आपके क्या है, एक आपके इंसेक्ट से हम लोग पॉलिनेशन करवाते हैं, एक्टिनोमॉर्फी बोलते हैं जिसको। ठीक है, एक बर्ड से पॉलिनेशन करवाते हैं, एक बैट का पॉलिनेशन होता है। अलग अलग तरीके के पॉलिनेशन है। ठीक है, और उसकी अडेप्टेशन क्या होगी? अगर मान लो इंसेक्ट पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो इंसेक्ट को स्मेल आती है। ठीक है, स्मेल ज्यादा अच्छी रहेगी, फ्लावर्स की स्मेल बहुत अच्छी रहेगी। अगर दिन वाला इंसेक्ट उसको क्या कर रहा है? पॉलिनेट कर रहा है, दिन वाला इंसेक्ट, तो उसका कलर बहुत अच्छा रहेगा, उसके अंदर नेक्टर रहेगा। समझ रहे? ऐसी यही सब एडेप्टेशन, यही सब आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना मेरे साथ साथ? मैंने टाइम नहीं दिया शायद आपको, और ले लो स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन करते रहो, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट है। चलेगा आगे? चलो, लास्ट वाला क्वेश्चन आज के इस लेक्चर के लिए बच्चों, वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। अब देखो ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एनाट्रोपस ओव्यूल का। एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब क्या? उल्टा ओव्यूल, ऐसा ऐसा वाला ओव्यूल, ये वाला ओव्यूल। इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, मतलब आपको डिस्क्राइब करना है, आपको बताना है, पॉइंट्स में लिखना है। यू हैव टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सही है? क्या है? एंड विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम, तो मतलब आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे बच्चों। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, बताओ कहां प्रेजेंट होता है? ओव्यूल्स में प्रेजेंट होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल है ना, ओवरी के अंदर होता है। सही है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? ऐसी एक डंडी होगी, देखो मैं पूरा स्ट्रक्चर तो बनाऊंगा नहीं, आपको सबको पता है, मैं स्ट्रक्चर सिर्फ बना के दिखा रहा हूं। ऐसी एक डंडी होगी जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, फिर इसके ऊपर रखा हुआ है फ्यूनिकल, लिख दूं, यह है आपका प्लेसेंटा, ये है बच्चों आपका फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के ऊपर रखा हुआ है बच्चों आपका क्या? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल उल्टा होता है, ऐसे ऐसे होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, समझ में आई बात? इसके अंदर इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, कवरिंग्स होती है ऐसे, यहाँ पे ऐसे। सही है? चलिए पूरी नहीं होती, यहाँ पे ऐसे दो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ऐसे। एक को बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट्स। सही है? एक होता है बच्चों आपका इनर इंटीग्यूमेंट्स। सही है?
जो मुंह खुला रहता है ऐसा मुंह जैसा है ना, और यहाँ पे एक मुंह ओपन एंड, इस ओपन एंड को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोपाइल। और जहां पर माइक्रोपाइल एंड होता है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं चलाजा। सही है, चलाजा रहता है यहाँ पे। और इसके बीच में बच्चों आपका ओव्यूल है। सही है, इसके बीच में क्या है बच्चों, मतलब आपका ये है ओवरी है, जिसमें आप लोग को पता ही है क्या होगा, यहाँ पर एग होगा, फिर यहाँ पर 2 सिनर्जिड होते हैं, यहाँ पे एंटीपोडल सेल होते हैं। देख रहे हो, इतने साल बाद बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ फिर भी सारे नाम याद है। सही है, तो ये बीच वाला क्या होता है बच्चों, आपका एग सेल। ये बाजू बाजू वाले एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल नहीं, सिनर्जिड्स होते, सिनर्जिड ही होते ना, सिनर्जिड ही होते। ये एंटीपोडल सेल और बीच में 2 सेकेंडरी न्यूक्लिया है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यही स्ट्रक्चर आपको बनाना है, खुद से बनाना है, ट्राई करना है बच्चों। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको इसी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना, 4-5 पॉइंट लिख दो, डायग्राम बना दो, बहुत है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स मिल गए। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये है बच्चों पार्ट 1 आपके पहले लेसन का। इसके और भी पार्ट आएंगे, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जहां पे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे हम लोग वीडियोस बनाएंगे। आई होप ये वीडियो की लेंथ आप लोग को सुटेबल हो, ठीक है। अगर वीडियो स्लो लगती है तो थोड़ा फास्ट करके देख लिया करो। इतना ही हम लोग को पढ़ना है। पढ़ना मतलब इन द सेंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। सो बच्चों, आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक जो अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे, उनको भेजो फटाफट, ठीक है। उनको बोलो पढ़ाई करो फटाफट, हाँ, ठीक है बच्चों। तो उनको शेयर जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना बच्चों। इसी तरीके से कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडीइंग। एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। बाय बाय।